डेफिनेशन हमने कर ली। अब हमने देखना है कि जो इंटीग्रल अगर आपके पास गिवन है एफ ऑफ जेड और किसी कर्व पे डिफाइंड है तो आपने इसको एवेलुएट कैसे करना है। तो यहाँ पे एक नोटेशन है जो इम्प्लिसिट है कि मैं समीशन के साथ डमी इंडेक्स यूज़ नहीं करा, वो ऑब्वियस है कि डमी इंडेक्स सबके साथ यूज़ है। और डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कंसेक्टिव डिफरेंस है किसी भी टी का। तो अगर आप इसको वन बाय वन मल्टीप्लाई करें टर्म बाय टर्म तो आप देखोगे कि यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स और आई आयोटा वी मल्टीप्लाई बाय आयोटा डेल्टा वाई आपको ये टर्म देगा। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाएगा और इसी तरह आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो इंटीग्रल कि एफ ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी कर्व पे वो स्प्लिट हो गया है, एक रियल फंक्शन में और दूसरा ये रियल फंक्शन में और दूसरा हमारे पास है ये इमेजिनरी पार्ट में। तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो एक और चीज़ कि आपको पता है डी ए डेल्टा एक्स डी टी, अगर मैं डेल्टा टी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास डेरिवेटिव है और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो गया तो ये बेसिकली असल में किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स के। डेल्टा टी का कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स आपके पास रह जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो जबकि ये डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स की जगह पे आप एक्स प्राइम डी टी प्लेस कर सकते हो और डी वाई ये डी वाई की जगह पे आप प्लेस कर सकते हो वाई प्राइम डी टी। तो इसमें मैंने यहाँ पे यही किया। तो एक्स प्राइम डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आ गया आपके पास एक्स प्राइम और डी टी साथ आ गया और डी वाई की जगह पे क्या आपके पास आ गया वाई प्राइम और डी टी। और ये मैंने पैरामीटर के साथ जो यू और वी को डिफाइन किया, यू फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ टी। और बाकी भी मेरे पास इसी तरह से है जो पैरामीट्रिक मैंने जो फंक्शंस लिखे हैं और डेल्टा एक्स डी एक्स और डी वाई को एक्स प्राइम डी टी में या वाई प्राइम डी टी में लिखा है। और अगर इसी तरह आप जेड टी एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी और जेड टी ये डिफाइन करें एक इंटरवल में तो आपके पास जो आप इसको एवेल्युएट कर सकते हैं उसका फार्मूला ये है। तो कंट्रोल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए टू बी जो स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट है आपके पास पैरामीटर बाय जेड एफ के और जेड प्राइम अगर आप साथ डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा जेड की जगह पे क्या आ गया जेड प्राइम डी टी, बिल्कुल इसी तरह से। तो अगर आपके पास एफ ऑफ एफ एक्सप्रेस है इन टर्म्स ऑफ जेड तो आप डायरेक्टली एफ ऑफ जेड को रिप्लेस कर दो एफ ऑफ जेड टी से। और अगर आपके पास एफ ऑफ जेड रिप्रेजेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ जेड तो आपको एफ ऑफ जेड रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ एक्स वाई और एक्स वाई से जाना पड़ेगा आपको एक्स वाई टी पैरामीट्रिक फंक्शंस में। एग्जाम्पल इसे कुछ देख लेते हैं कि मेरे पास जेड बार है, मैंने इसको एवेलुएट करना है और एक कर्व पे डिफाइंड है, इस इंटीग्रल को एवेलुएट करना है। और जबकि पैरामीट्रिक इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 3t और वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर और इंटरवल की वन है -1 से लेके 4 तक। तो मेरे पास जेड डिफाइन है, बन गया वो 3t रियल पार्ट, टी स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट, जेड प्राइम लोगे आप, आपको इंटीग्रल कैलकुलेट करने के जेड प्राइम चाहिए जो कि डेरिवेटिव है। और एफ बार यहाँ पे जेड बार क्या है, एफ बार है 3t माइनस योटा टी स्क्वायर आ गया। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी, जेड बार की जगह पे जेड बार की वैल्यू आ गई और ये जेड प्राइम की जगह पे उसका डेरिवेटिव आ गया, साथ डी टी आ गया और टर्म बाय टर्म मैं इंटीग्रेट करूंगा, मेरे पास आ गया ये रिजल्ट। तो कंट्रोल डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 195 प्लस 65 आयोटा। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, कंट्रोल इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर जी डी जी, सी इज अ सर्कल। तो आपके पास कोई सर्कल है और उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको पता है, एक्स इज इक्वल टू cos t होता है, वाई इज इक्वल टू sin t और t डिफाइंड है 0 से लेके 2 पाई तक। z आप इमेज रियल और इमेज पार्ट गिवन है, आप जी टी में पुट करोगे, ई पावर आयोटा टी आ गया, z प्राइम की बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू आयोटा ई पावर आयोटा टी और एफ ऑफ जेड यहाँ पे है 1 ओवर जी। तो 1 ओवर जी की 1 ओवर जी जी पुट करोगे आपके पास आ जाएगा ई पावर माइनस आयोटा जी। अब सारी वैल्यू पुट कर दो आप, तो यहाँ पे एफ ऑफ जी की जगह पे आ गया ई पावर माइनस आयोटा जी, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ जेड जेड आ गया और डी टी यहाँ पे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करोगे, ये कि दूसरे एक दूसरे के साथ मिलके आपको 1 देंगे, यहाँ पे आयोटा आ गया और डी टी की इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आपको 2 पाई दे देगी, वो आयोटा साथ मल्टीपल है। और किसी कर्व में अगर आपके पास एक सेल्फ भी पैरामीटर डिफाइंड हो सकता है, वो किस तरह, लेट से यहाँ पे तो पैरामीटर आपके पास टी है
लेकिन x भी आपके पास पैरामीटर डिफाइन हो सकता है। वो किस तरह से है, 8x² माइनस एटा वाई डेल्टा जी, आपको ये कहा गया है कि इसको एवेलुएट करो, और y इन टर्म्स डिफाइन है x के, तो y की जगह पे आप x डिफाइन कर दो और dz की जगह पे आपके पास आ जाएगा dz, आप डिफाइन कर लो, लिख लोगे इन टर्म्स ऑफ y और f ऑफ x। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ, z इज इक्वल टू होगा, z मेरे पास होगा इक्वल टू x प्लस आयोटा y होगा, तो x की वैल्यू वैल्यू लेता हूँ 1, तो मैंने 1 ले ली, इसने डिफाइन x की वैल्यू 1 ने डिफाइन कर दी कि y की वैल्यू क्या है 5, तो मेरे पास आ जाएगा आयोटा 5। तो इस तरह से भी आपके पास हो सकता है कि आप पैरामीटर x बन जाए बजाय t के, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास कंट्रोल इंटीग्रल, वो ज़्यादा सादा है कि हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी, एक डोमेन है डी और दूसरी डोमेन में सी में डिफाइंड है, वो दोनों स्मूथ कर्व हैं, इंटायरली इन द डोमेन डी है, और हमारे पास कोई कांस्टेंट एफ और जी से मल्टीप्लाई हो रहा, तो अब वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, जैसे कि रियल वैल्यूड फंक्शन में था। और इसी तरह अगर आपके पास एफ ऑफ जी और जी जी दो सम है, उनके आपने इंटीग्रेशन करना है, तो वो टर्म बाय टर्म अलग अलग आप उसको कंटूर पे इंटीग्रेट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास सी है जो पीस वाइज स्मूथ फंक्शन है एफ ऑफ जेड, पीस वाइज स्मूथ है, टोटली स्मूथ नहीं है, तो ये एक पीस ये है और दूसरा पीस ये है, तो आप पीस वाइज जो है कर्व पे इंटीग्रेट कर सकते हो, जो दोनों इक्वल टू सम होगा, तो कर्व हमारे पास टोटल है यूनियन ऑफ बोथ कर्व C1 और C2। अब आए थर्ड प्रॉपर्टी पे, अगर मेरे पास इंटीग्रल है सी पे डिफाइन है, उसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे है, और मैं इसके कन्वर्स चलता हूँ कि मैं इसकी डायरेक्शन उलट लेता हूँ, तो मेरे पास इंटीग्रेशन में सिर्फ माइनस अपेयर हो जाएगा, यानी कि ओरिएंटेशन मैंने सिर्फ चेंज की है। अब आप बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत होती है कि आप एक इंटीग्रल की अपर वैल्यू डिफाइन करो कि इंटीग्रल की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो अपर बाउंड क्या हो सकती है। अब हम उसकी तरफ मूव होते हैं। इंटीग्रेशन में आप ये देख चुके हो रियल वैल्यू में कि आप जो लेंथ है उस इंटरवल की इस तरह से लिख सकते हो, ए टू बी इंटीग्रेशन में एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर डी टी। अगर हम फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आप 9.9 देख सकते हो सरफेस इंटीग्रल में, तो उस 9.8 या 9.9 उसमें आप ये चीज़ ड्राइव की हुई है। ये दो स्टेप हैं, यहाँ डेरिवेटिव आप साइंसेस को डिफाइन कर सकते हो। और ये जेड प्राइम की डेफिनेशन हमारे पास यही भी एग्जैक्टली होती है, ये एग्जैक्टली जेड प्राइम मॉडुलस की डेफिनेशन है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो हमारे पास इंटरवल लेंथ ऑफ कर्व है एस, वो इक्वल टू है ए टू बी जेड प्राइम मॉडुलस डी टी। अब आज हम बात करते हैं बाउंडिंग जो थ्योरम है कि हम बाउंड कैसे कर सकते हैं। तो इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन स्मूथ सी, स्मूथ हमारे पास कर्व है, और अगर आपके पास एफ ऑफ जेड है और बाउंडेड है एम से, ठीक है, और आ, तमाम वैल्यू वैल्यू के लिए, कि आपके पास कोई भी एफ पूरी डोमेन में ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी एम से मैक्सिमम वैल्यू हो, तो तमाम वैल्यू के लिए उस कर्व में, तो इसका जो हमारे पास मॉडुलस होगा इंटीग्रेशन का पूरी कर्व पे, वो लेस देन या इक्वल टू होगा एम, जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ ऑफ जेड की पूरी कर्व में किसी भी पॉइंट पे, और टोटल इंटरवल लेंथ के, टोटल लेंथ के इंटरवल के कर्व के मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास ये जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है वो हमेशा से लेस या इक्वल आएगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ हमारा है, स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। ट्राइंगल इनइक्वालिटी लास्ट चैप्टर हम देख चुके हैं कि आप इंडिविजुअल सम का मॉडुलस लेते हो, वो लेस देन होगा इंडिविजुअल आपके पास Z1 Z2 नंबर्स डिफाइन है, आप उनको पहले सम करते हो और फिर उसका मॉडुलस लेते हो, या फिर आप पहले मॉडुलस लेके उनका सम करते हो, तो ये ग्रेटर देन होगा एज कम्पेयर टू दिस। ये मैंने आपको वेक्टर से नोटेशन से एक्सप्लेन किया था कि वेक्टर जो हम एक्सप्रेस करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्स वाई प्लेन, तो उसकी सम से हम ये देख सकते हैं। अब बात करें हम इसकी इंटीग्रे सम के, जो कि हमारे पास बाद में इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या रहा, ये वैल्यू बन गई,
मेडल्स आउटसाइड है और दरम्यान में सम है, ये दरम्यान में सम है, वो लेस देन इक्वल टू क्या है, ये प्रोडक्ट के इंडिविजुअल्स वैल्यू के सम के इक्वल, तो इंडिविजुअल मॉडुलस के सम के लेस है, तो मैंने ये इनइक्वालिटी एग्जैक्टली ये यूज की है। अब इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, वो m, मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू है कोई m है तो मैं m ले लेता हूँ, और m अगर आप पुट करोगे हर फंक्शन हर इंटरवल में वैल्यू तो मैक्सिमम में नहीं है इसकी फंक्शन की, वो तो एक पॉइंट पे है, तो मैंने टोटल हर पॉइंट पे एज्यूम कर लिया है कि कोई भी इंटरवल लेता हूँ, हर इंटरवल में मैं सैंपल करता हूँ z प्राइम की वैल्यू, z स्टडी की वैल्यू, हर पॉइंट पे मुझे वैल्यू मिल रही है m, और ये हर पॉइंट पे m की वैल्यू मेरे पास कॉमन आ गई, ये मैंने बाहर लिख ली। अब ये क्या है, ये हमारे पास डेल्टा z है, ये हर इंटरवल की लेंथ है, तो टोटल सम ऑफ इंटरवल जो है वो पूरी जो कर्व है उसकी लोअर से अपर लिमिट उसकी लेंथ से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो मेरे पास जो सब इंटरवल है उसके अगर आप सम लें तो वो टोटल कर्व की लेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल लेंथ आएगी, तो ये मेरे पास आ गया m यहाँ से, और ये टोटल लेंथ आ गई, ये आ गया कैपिटल L। और अगर आप यहाँ पे पी अपोर्ची 0 करते हो तो आपके पास ये इंटीग्रल बन जाएगा, तो ये एग्जैक्टली हमारे पास वो रिजल्ट आ गया कि आप इस तरह इस किसी भी इंटीग्रल की अपर बाउंड डिफाइन कर सकते हो, इसको हम कहते हैं एम एल इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, अ बाउंड फॉर अ कंटूर इंटीग्रल, कि मेरे पास एक कंटूर इंटीग्रल है, मैंने इसका बाउंड ढूंढना है, तो सी है मेरे पास सर्कल, और जेड मेरे पास डिफाइंड है मॉडुलस इज इक्वल टू 4, और मुझे पता है कि अगर ये सर्कल है और इसका जो रेडियस है वो जेड का और 4 है, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू 4, तो 8 पाई है, तो टोटल लेंथ है मेरे पास कैपिटल एल, वो 8 पाई है। अब बात करें अगर इसकी इसको हमने एवेल्युएट करना है, तो बाय इनइक्वालिटी हमें पता है z1 प्लस z2 लिखा जा सकता है इंडिविजुअल के, ये इनइक्वालिटी अगेन मैंने 17 चैप्टर से रेफर की है, तो इसके मुताबिक ये मेरे पास वैल्यू है z+1, तो ये आ जाएगा z मॉड्यूल्स -1 आ जाएगा, z की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू पुट की मेरे पास 3 आ गई, तो लोअर जो मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो मैंने कंप्यूट कर ली। अब बात है ऊपर, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी z+1 z-1, इसकी जगह पे 3 आ गया ये। अब है न्यूमरेटर की बारी हमारे पास तो ई जेड इक्वल टू फ्रॉम लास्ट चैप्टर ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस एटा साइन वाई, ये आप देख सकते हो, अगर आप इसका स्क्वायर मॉडुलस लेगा तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ई एक्स। और मैक्सिमम एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, जहाँ पे वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू फिर 4 होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है, तो मैंने एक्स की वैल्यू ई की जेड की जगह पे ई एक्स आ गया, और एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 4, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई मैक्सिमम, इस इंटीग्रल से पढ़ी है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये इस इंटीग्रल की जो अपर बाउंड है e4/3 मल्टीप्लाई बाय 8 पाई, 8 पाई कैपिटल एल है, तो 8 पाई e4/3, ये हमारे पास e4/3 मैंने m एवेल्युएट किया, तो ये रही हमारे पास एग्जांपल। अब मैं डिफाइन करता हूँ दो टर्म, सर्कुलेशन और नेट फ्लक्स, ये आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देखा होगा खसूसन फर्स्ट चैप्टर में, कि कर्ल हम किसे कहते हैं और डाइवर्जेंस किसे कहते हैं, तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है। एन अगर मैं डिफाइन करता हूँ टेंजेंट वेक्टर है, और एन हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है, किस चीज़ पे, कि आपके पास कोई पॉजिटिव ओरिएंटेड सिंपल सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, उसके ऊपर जो टेंजेंट होगा वो मैं टी से डिफाइन करूँ, उस पर जो नॉर्मल होगा वो मेरे पास एन से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये वेक्टर आप इनको लें। इसे एफ ऑफ जेड अगर आपके पास इसको वेक्टर लेते हैं, ये एक वेक्टर है हमारे पास, तो एफ डॉट टी का इंटीग्रल होगा जे, और एफ डॉट एन ये भी वेक्टर है, इसका इंटीग्रल होगा ये, ये हमारे पास इंटीग्रल्स होंगे, तो ये इंटीग्रल, और ये मेरे पास इमेजिंग पार्ट, ये रियल पार्ट, ये उल्टा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इन दोनों को देख सकते हो और इकट्ठा इस तरह से लिख सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ बार जेड डी जेड, ये मैंने इसको इकट्ठा लिखा है, ये आप देख रहे हो क्या है हमारे पास एफ जेड बार है, और ये मेरे पास डी जेड की डेफिनेशन है डी एक्स प्लस ओटा डी वाई वो इक्वल टू डी जेड है, तो सर्कुलेशन होगी मेरे पास इसका एफ ऑफ जेड बार टी जेड का रियल पार्ट, ये क्लोज हमारे पास वो इंटीग्रल है, और फ्लक्स होगा इस क्लोज इंटीग्रल का जो आउटवर्ड डाइवर्जेंस होगा वो हमारे पास ये इसका एफ ऑफ जेड
का इमेजिंग पार्ट होगा। इसको आप अंडरस्टैंड उसी तरह कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई एक आप सरफेस ड्रॉ करते हो, जैसे कि मेरे पास एक क्लोज इंटीग्रल है, तो इसके ऊपर जितने भी यूनिट वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो परपेंडिकुलर होंगे क्वांटिटी के, वो डिफाइन करेंगे डाइवर्जेंस। तो हम आउट गोइंग माइनस करते हैं इन गोइंग को, तो ये हमारे पास टोटल डाइवर्जेंस आया था, फ्लक्स आया था। और अगर ये इस पे मैं उन सबको सम करता हूँ जो इन द डायरेक्शन ऑफ कर्व है, सारे वेक्टर्स को सम करता हूँ या उन कंपोनेंट्स को सम करता हूँ जो इन द डायरेक्शन ऑफ कर्व है, तो ये मेरे पास कर्व आ जाएगा इस सी पे।